Nucleophiles and electrophiles are reaction intermediates having electron-rich and electron-deficient centers respectively. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसको इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए होगा? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। क्यों चाहिए पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, hence they tend to attack electron deficient and electron rich centers respectively. तो न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जहाँ वहां। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के पास। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्ट करते हैं, कहने के बाद ये। ठीक है ना? इनको क्लासिफाई करना है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स में। ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रक्चर है, ये मिथॉक्सी, इसको मिथॉक्सी कहते हैं। ये जो आयन है ना, ओ आर, इसको एल्कॉक्सी कहा जाता है, एल्कॉक्सी। तो ये क्योंकि मिथेन मिथाइल लगा तो मिथॉक्सी हो गया। ये स्ट्रक्चर होगी इसकी। इस तरह से ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 लोन पेयर हो गए, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रिक चाहिए। न्यूक्लियोफाइल है ये। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसकी स्ट्रक्चर ये रही है ना, न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्लोरीन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन लगाया हुआ, मतलब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। क्लोरीन फ्री रेडिकल मतलब क्लोरीन का एटम होता है। क्लोरीन के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं ना। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कम है, 8 चाहिए। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल। ये इसको कहते हैं डाई क्लोरोकार्बिन। डाई क्लोरोकार्बिन। क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? सी सी एल, सी एल और 2 इसमें, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा है ना। यस सर। तो इनकम्प्लीट है इसका ऑक्टेट। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रॉन देख के मत कहने लग जाना कि न्यूक्लियोफाइल है ये इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वही काम करेगा जिसके पास ऑक्टेट भी पूरा हो, इलेक्ट्रॉन भी पड़े हो, मतलब वो देने के लायक तो हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये तो ट्राई मिथाइल है ना ये देखो, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ ना, क्या है? कार्बन है ना, ये सी एस थ्री, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर है इसकी। इसमें भी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये बी आर माइनस है। बी आर माइनस तो ब्रोमीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बी आर माइनस तो दे सकता है इलेक्ट्रॉन। ये रहा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? CH3OH। ये भी ऑक्सीजन के पास तो ऑक्टेट पूरा ही है ना। देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भी है देने के लिए, ऑक्टेट भी पूरा, तो ये दे सकता है। ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये रहा, ये भी न्यूक्लियोफाइल। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, यहाँ पे ऑक्टेट भी पूरा है। ऑक्टेट भी पूरा हो, लोन पेयर भी हो, तब वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, या तो उनका ऑक्टेट नहीं पूरा होता इलेक्ट्रोफाइल्स का, या फिर उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, या फिर उनके पास कुछ ऐसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर होते हैं, जैसे ये है। इसमें तो सबका ऑक्टेट भी पूरा है, लेकिन कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक मार सकता है। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, यहाँ अटैक मार सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा। ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। चलो, ये बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये इससे ज्यादा स्टेबल ऐसा कह रहा है, ये बिल्कुल सही है। देखो ये ना ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर है ना, लोन पेयर। तो ये क्या कर सकता है? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देके इसका ऑक्टेट पूरा कर सकता है। नीचे करा हुआ देखो, ये देखो लोन पेयर इसने ऑक्सीजन को दे दिया, इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया ना। अब इसमें हर स्पीशी का ऑक्टेट पूरा है, इसलिए ये स्टेबल हो जाता है। इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन बाय प्लस एम इफेक्ट।
रेजोनेंस प्लस एम मतलब अगर कोई स्पीशी रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे उसको प्लस एम कहते हैं, या प्लस आर, दोनों एक ही बात है। तो ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइजिंग होता है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये सही है बात है, ठीक है। ये लेस स्टेबल है इससे, ये गलत है बात, सेकंड बात गलत है। कैसे गलत है सेकंड, देखो आ, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देखो CH3 यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये है CH2 यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहले तो मुझे डिग्री बताओ कितनी है। ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पता चलती है, एक कार्बन बाकी कितने कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन की डिग्री होती है। तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 के साथ, तो ये 2 डिग्री हो गया ना कार्बोकेटाइन। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, जहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया ये वाला। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, एक के साथ सिर्फ, डायरेक्टली तो एक के साथ ही जुड़ा है ना, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, 1 डिग्री। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन याद कर लो क्या होता है, 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। इसका रीजन 2 होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, और हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन 2 कारण होते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो समझाते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सिंपल सी चीज है, हमने याद है HCl का बॉन्ड बनाया था ऐसे, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ था, क्लोरीन की तरफ। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, यही है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, परमानेंट है। पार्शियल है या कंप्लीट है, पार्शियल है। पार्शियल डिस्प्लेस, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे उसको कहेंगे प्लस आई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले उसको कहेंगे माइनस आई। अब यहाँ पे H जो है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो प्लस आई होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई होगा। समझ में आ गई बात। अब ये जो इलेक्ट्रॉन खींचना या सप्लाई करना ये किसी के रेफरेंस में बताना पड़ेगा आपको, कोई तो रेफरेंस पॉइंट होगा ना। तो क्योंकि एक लिस्ट होती है कि ये प्लस आई ग्रुप्स हैं, ये माइनस आई ग्रुप्स हैं, तो किसी के रेफरेंस में ही होगा ना। देखो कोई भी ग्रुप हमेशा परमानेंटली प्लस आई नहीं होता या परमानेंटली माइनस आई नहीं होता, उसके सामने कौन खड़ा है इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो वो रेफरेंस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना जाता है। उसके रेफरेंस में अगर कोई खींच लेता है इलेक्ट्रॉन उसको माइनस आई कहा जाता है, कोई सप्लाई करता है तो उसको प्लस आई कहा जाता है। ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। एल्काइल, ये एल्काइल ग्रुप है ना, देखो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप ही है ये प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। समझ में आई बात। ये इथाइल हो गया, ये प्लस आई ग्रुप है। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना कार्बन, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए 2 लोग बैठे हैं, 1 2 बैठे हैं 2 लोग, तो इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन बैठा है, सिर्फ 1 बैठा हुआ, तो इसको 1 ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसको 2 ने दे दिए, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसको 2 दे रहे हैं। ऐसे अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो उसको 3 लोग देते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है 3 2 1। समझ आ गई बात। ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हुआ। फिर एक होता है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस की तरह ही होता है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो क्या कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन कैसे होती है वो बता रहा हूँ। कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये है ना। यहाँ पे एक ऐसा कार्बन होना चाहिए
जो sp3 हो। ठीक है, अब पता क्या होगा, ये इस अरेंजमेंट समझ में आ गया। हाइपर कंजुगेशन कब होगी, हाइपर कंजुगेशन कब होगी उसकी बात नहीं कर रहे, कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन कैसे हो रही है वो बता रहा हूँ। जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन, उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, वो sp3 होना चाहिए, उसके पास कम से कम एक H होना चाहिए। तो ये ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, H यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ही बात है। H यहाँ, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ चले जाएंगे, तो CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड C ऐसे, इसको हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि अरे H तो टूट गया, तो यहाँ से चला जाएगा, जाएगा नहीं, ये दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस की तरह ये दोनों हाइपोथेटिकल। एक्चुअल तो ये होगा सी ऐसे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड रहेंगे ऐसे, H ऐसे रहेगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहेंगे ऐसे, सब जगह ऐसे घूमते रहेंगे, घूमते नहीं मतलब फैल जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गई बात। अब इसको क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि बॉन्ड ही खत्म हो गया ना यहाँ से। या इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये कार्बन है पॉजिटिव चार्ज कैरिंग, इसके साथ ये अल्फा कार्बन, इसके साथ जो H लगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, क्योंकि एवरी अल्फा हाइड्रोजन विल डू हाइपर कंजुगेशन। समझ में आ गई बात। तो यहाँ देखो अब कितने अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये रहा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा sp3 कार्बन, इसके साथ 3 H लगे हुए, इधर भी यही है, ये कार्बन इसके साथ जस्ट एडजेसेंट ही तो है, ये भी अल्फा, दोनों अल्फा है ये, इसके साथ भी 3 H लगे, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है टोटल। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो H तो काउंट नहीं करोगे, ये तो डायरेक्टली लगाए नहीं। इसके साथ ये कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके साथ कितने H है, 2, तो इसमें 2 अल्फा H है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 6 अल्फा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ये रीजन है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन 3 to 1 होता है, तो लेस स्टेबल नहीं मोर स्टेबल है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये बस तो ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ये ज्यादा स्टेबल है, यस रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे, देखो देखो अगर किसी कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो जाए ना तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये देखो यहाँ रेजोनेंस होगा ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए ऐसे, यहाँ अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ करके दिखाया हुआ, यहाँ करके भी दिखाया हुआ, देखो ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए हैं ना, फिर यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सही है ये बात, ठीक है। अगला क्या है, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, नहीं ये गलत है, ये गलत हो गया। देखो क्यों गलत हो गया, देखो ये है, इसको कहते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइल VINYL, ठीक है। ये तो अपना नॉर्मल कार्बोकेटाइन ही है, देखो ये इसका ऐसे होगा CH3 CH पॉजिटिव, ये है इसका। अब इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो ये sp2 हो गया ना, ये sp है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, इसने 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ ना, तो sp हो गया ना ये। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 या sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तो नेगेटिव चार्ज चाहिए ना, अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्यों है, क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए ना,
तो वो स्टेबल कब होगा, जब उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। लेकिन आप तो उसके ऊपर रख रहे हो पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आ जाए तो लेस स्टेबल होता है, तो इसलिए लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल नहीं है, ये गलत है बात। सही बात कौन सी हो गई, 1 और 3।